कुछ दरवाजे अगर खुल जाएं, तो फिर उन्हें बंद करना आसान नहीं होता। मैं हूं अयान मल्होत्रा, एक डिटेक्टिव, और ये कहानी मेरी जिंदगी के उस सबसे डरावने केस की है जिसने मेरे यकीन को हिला दिया था। एक ऐसा केस जो सिर्फ खून और रहस्य नहीं, बल्कि आत्माओं, पुराने राज और एक दरवाजे से जुड़ा था। द डोर टू द पास्ट। साल था 2022 का। एक ठंडी रात थी, दिसंबर की। मैं अपनी ऑफिस डेस्क पर बैठे हुए फाइलों के ढेर से जूझ रहा था कि तभी मेरे मोबाइल पर एक अजीब नंबर से कॉल आया। नंबर पर कोई नाम नहीं था, पर आवाज में कंपन था। डिटेक्टिव अयान, क्या आप हिलव्यू कॉटेज को जानते हैं? वहां कुछ बहुत भयानक हो रहा है। कोई लौट आया है, कोई जो मरा हुआ था। कॉल कट गया। मैंने तुरंत लोकेशन ट्रेस की और निकल पड़ा। हिलव्यू कॉटेज शिमला की वादियों में बसा एक पुराना बंगला जो पिछले 25 सालों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि वहां कभी राय बहादुर धर्मवीर सिंह रहते थे, ब्रिटिश काल के रिटायर्ड कर्नल, और वही हुआ था एक खौफनाक कत्ल, उनकी जवान बेटी नैना सिंह का। कहते हैं उसकी चीखें आज भी दीवारों में गूंजती है। जब मैं वहां पहुंचा तो वाकई अजीब सी ठंडक थी। वो ठंड जो सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि किसी अदृश्य मौजूदगी की थी। मैंने कॉटेज का दरवाजा खोला और मेरे सामने खड़ा था एक बूढ़ा चौकीदार जिसकी आंखों में डर स्थायी रूप से जम चुका था। आप अयान मल्होत्रा है ना? हाँ। आपको कैसे पता? क्योंकि मेम साहब ने कहा था कि आप आएंगे। मेम साहब? कौन? वही जो मरी हुई है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बंगले के अंदर कदम रखा। हर दीवार, हर फर्श, हर तस्वीर जैसे समय में फंसी हुई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे 25 साल पहले रहा होगा। पर सबसे अजीब था उस बंगले का पिछला दरवाजा, एक लकड़ी का बहुत पुराना दरवाजा जिस पर ताले की जगह सिर्फ एक तांबे की पट्टी बंधी थी। इस दरवाजे के पीछे मत जाइए साहब, चौकीदार ने चेताया। इस दरवाजे से ही वो बाहर आती है। कौन? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस पीछे हट गया। रात के 2 बजे मैंने कॉटेज के हॉल में अपनी डायरी और रिकॉर्डर तैयार किए। केस की गुत्थी उलझी हुई थी, कोई सुराग नहीं। लेकिन तभी एक झोंका आया, हवा का नहीं, सर्दी का नहीं, बल्कि यादों का। उस दरवाजे की पट्टी खुद ब खुद गिर गई। दरवाजा करहाते हुए खुला और मैं अतीत की सीढ़ियों पर उतरने लगा। मैंने देखा एक कमरा जो मेरे सामने अचानक से उजाले में चमक उठा। उसमें एक लड़की बैठी थी, लंबे बाल, सफेद गाउन में। उसके हाथ में पुरानी डायरी थी। जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, उसने पलटकर मुझे देखा। अयान, तुम आ गए? मैं ठिठक गया। तुम मुझे जानती हो? तुम ही तो हो जो मेरे लिए सच सामने लाओगे। तुम कौन हो? मैं नैना हूं। और मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था। उसी ने जो आज भी जिंदा है और जो लौट आया है उस दरवाजे से। कौन? वो बस मुस्कुरा दी और कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। मैं चौंक कर पीछे हटा और वो पुराना दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब मामला सिर्फ एक आत्मा का नहीं था, ये केस था अतीत के एक दरवाजे का, जिससे कुछ और, कुछ बुरा इस दुनिया में लौट चुका था। और ये सिर्फ शुरुआत थी। मैंने अगले दिन सुबह सुबह शिमला पुलिस स्टेशन में जाकर 25 साल पुराने केस की फाइल मांगी। नैना सिंह की मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट गायब थी। बयान सिर्फ एक था, कोई चीख नहीं सुनी गई, वो चुपचाप मरी थी। पर अब मुझे यकीन था वो मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। हफ्ते भर में 3 रहस्यमयी घटनाएं हुई। 1, कॉटेज के पुराने नौकर की रहस्यमयी मौत। शरीर नीला पड़ा था, जैसे किसी ने आत्मा खींच ली हो। 2, एक स्थानीय रिपोर्टर जो उस केस पर रिपोर्ट बना रहा था, गायब हो गया। 3, और चौकीदार जिसने मुझसे बात की थी,
उसकी जुबान काट दी गई। वो अब कुछ बोल नहीं सकता। मैंने एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट की मदद ली, डॉक्टर रीवा ठाकुर, जो आत्माओं से संवाद करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने कॉटेज में एक सेशन रखा। टेबल पर रखा पुराना रेडियो अपने आप बजने लगा। एक ही वाक्य दोहराता रहा, पास्ट इज नॉट डेड, इट इज जस्ट बिहाइंड द डोर। अतीत मरा नहीं है, वो बस दरवाजे के पीछे है। उस रात मैंने उस दरवाजे को फिर से खोला, लेकिन इस बार कोई और भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। एक आत्मा नहीं, एक हत्यारा जिसने नैना को मारा था, वो जिंदा था और वो जान चुका था मैं उसके बहुत करीब पहुंच गया हूं। कॉरिडोर के कोने से एक छाया निकली, लंबा कद, हाथ में तेज धार वाली कुल्हाड़ी, और उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी। मैं भागा, दरवाजा बंद किया, लेकिन एक चीज कमरे में रह गई, नैना की डायरी। मैंने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो समझो दरवाजा खुल चुका है और अब रुकना नामुमकिन है। कातिल तुम्हारे आसपास ही है। अब ये मामला आत्मा से ज्यादा खून का था और कातिल अब मुझे तलाश रहा था। अतीत जब लौटता है तो सिर्फ यादें नहीं लाता, वो साथ लाता है डर, मौत और अधूरी कहानियां। डायरी के पहले पन्ने पर लिखे शब्द अब मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, कातिल तुम्हारे आसपास है। मैंने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। हर परछाई अब एक शक थी, हर आवाज अब एक चेतावनी। डॉक्टर रीवा ठाकुर, जो मेरे साथ उस रात कॉटेज में थी, उन्होंने कहा, अयान, ये आत्मा तुम्हें अपना रहस्य बताना चाहती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसके अतीत में जाना होगा, उसकी पीड़ा को जीना होगा। मैंने डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। 3 फरवरी 1997 मैंने उसे देखा। वो बार बार मेरे कमरे के बाहर आता है, मेरी तस्वीरें खींचता है, कहता है कि मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और है, लालच, पागलपन, मौत। पापा को जब बताया तो वो बोले, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है नैना, तुम बहुत सोचती हो। लेकिन मुझे यकीन है वो आदमी मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने डायरी का वो पन्ना बंद किया और रीवा की तरफ देखा। वो आदमी कौन था? यही तो रहस्य है, रीवा बोली, और हो सकता है वो आज भी जिंदा हो। अगले दिन मैं शिमला लाइब्रेरी में गया, जहां 90 के दशक की लोकल अखबारों की फाइल्स रखी थी। मैंने फरवरी 1997 के पन्ने पलटे और मेरी नजर एक खबर पर गई, शिमला की हिलव्यू कॉटेज में युवती की आत्महत्या। पर उसके नीचे एक और खबर थी जो कहीं छुपी थी। स्थानीय फोटोग्राफर अंशुल मौर्य पर नैना सिन्हा की तस्वीरें गुपचुप खींचने का आरोप। पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा। मैंने तुरंत उस नाम को नोट किया, अंशुल मौर्य। क्या वही था? मैंने लोकल थाने में पता करवाया। अंशुल अब कहीं और बस चुका था, पर उसका पुराना स्टूडियो अभी भी उसी पहाड़ी रास्ते पर खंडहर की तरह खड़ा था। मैं वहां गया। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर धूल भरी तस्वीरें थी, कैमरे थे और दीवार पर एक नोट। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब मैं उसकी जिंदगी का आखिरी पन्ना बनूंगा। द डोर टू द पास्ट शैल ओपन अगेन। उस स्टूडियो में एक और चीज मिली, एक पुरानी पेंटिंग जिसमें हिलव्यू कॉटेज बना था, पर उस चित्र में एक परछाई थी, बिल्कुल वैसी जैसी मैंने उस रात देखी थी। और पेंटिंग के पीछे एक चिट्ठी चिपकी थी। वो दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं है, वो एक संवेदना है जो उन लोगों के लिए खुलता है जो सच्चाई को सहन कर सकते हैं। मैंने रीवा को सारी बातें बताई। उन्होंने सुझाव दिया, हमें नैना की आत्मा से दोबारा संपर्क करना होगा, लेकिन इस बार हमें उस दूसरे पक्ष में जाना होगा जिसे वो द पास्ट कहती है। उस रात हम दोनों ने एक सेशन रखा। वही पुराना कॉटेज, वही दरवाजा और वही अजीब सन्नाटा। रीवा ने धूप और काले नमक का घेरा बनाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और
इस बार हम दोनों उस दरवाजे के पार चले गए। वो कोई आम जगह नहीं थी। हर दीवार, हर पेड़, हर आवाज 90 के दशक में जमी हुई थी। और हमारे सामने था नैना सिन्हा का कमरा। वो खुद वहां बैठी थी। अयान, तुम आ गए। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हारा कातिल कौन है नैना? वो थरथराते स्वर में बोली, वो अंशुल नहीं था। अंशुल तो मुझे प्यार करता था और उसे मार दिया गया मेरे ही सामने। तो फिर कातिल कौन था? वो कांपते हुए बोली, पापा, राय बहादुर धर्मवीर सिंह। क्या? हाँ, उन्होंने मुझे मार डाला क्योंकि मैं किसी गरीब फोटोग्राफर से प्यार करती थी। उन्होंने उसे मेरे सामने गोली मारी और फिर मुझे जहर दे दिया ताकि इज्जत बनी रहे। तुम्हारा शरीर सीढ़ियों के नीचे पुराने स्टोर रूम में एक गुप्त जगह है जहां उन्होंने मुझे दफना दिया। मेरे कातिल को हीरो बना दिया गया। मैं सहम गया। रीवा कांप रही थी, हवा में जलन सी थी। और तभी उस कॉरिडोर के अंत से आवाज आई, ठक ठक ठक। वो आ रहा है। कौन? पापा। एक भारी परछाई हमारी ओर बढ़ रही थी। लाल आंखें, झुलसे चेहरे और वही तांबे की छड़ी जिस पर 1913 फीट खुदा था। तुम दोनों भी मेरी बेटी की तरह ही हो, गद्दार, उसने गूंजती आवाज में कहा। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा जो अतीत का था बंद हो गया था। अब हम दोनों फंस चुके थे। रीवा ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया। दरवाजा एक झटके से खुला और हमने किसी तरह खुद को बाहर खींचा। मैंने आखिरी बार मुड़कर देखा। राय बहादुर की आत्मा उस दरवाजे के अंदर ही जल रही थी। नैना हमें देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। पर तभी दरवाजा एक जोरदार धमाके से बंद हो गया। रीवा ने कहा, अयान, अब वो दरवाजा फिर कभी न खुले। इसके लिए हमें नैना के शव को ढूंढकर अंतिम संस्कार करना होगा। और यही थी हमारी अगली चुनौती। कुछ आत्माएं मुक्ति चाहती है, कुछ बदला, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक सच्चाई उजागर न हो जाए। कॉलेज लौटने के बाद उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। नैना सिन्हा की आत्मा ने मुझे सच बताया था। उसका हत्यारा कोई और नहीं, उसका अपना पिता था, राय बहादुर धर्मवीर सिंह, जो अब एक जलती आत्मा बन चुका था। और अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी नैना का शरीर ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना, ताकि वो आत्मा मुक्त हो सके और उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद किया जा सके। सुबह मैंने रीवा को कॉल किया। रीवा, हमें वो गुप्त जगह ढूंढनी होगी जहां राय बहादुर ने नैना को दफनाया था। उसने कहा था, सीढ़ियों के नीचे पुराने स्टोर रूम में। हम दोबारा हिल व्यू कॉटेज पहुंचे, इस बार पूरी तैयारी के साथ। हाथ में टॉर्च, नमक की पोटली, पूजा सामग्री और मेरे पास एक छोटा फावड़ा। कॉटेज की लकड़ी की सीढ़ियां अभी भी वैसे ही चिरचिरा रही थी। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, एक अजीब सी गंध हमारे नथनों में घुल गई। पुराने सड़े हुए इतिहास की गंध। मैंने जमीन को टटोला। एक जगह की मिट्टी बाकी जमीन से अलग दिखी, जैसे किसी ने वहां खुदाई की हो। पर बहुत साल पहले मैंने खुदाई शुरू की। करीब 15 मिनट की मेहनत के बाद वो दिखा, एक लकड़ी का संदूक, लोहे की कीलों से बंद। रीवा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही मैंने उस संदूक को खोला, मेरी सांसें थम गई। अंदर एक स्त्री का कंकाल था। उसकी कलाई में अब भी एक नीली रेशम की चूड़ी लटक रही थी और उसकी खोपड़ी के पास थी एक छोटा सा लॉकेट जिसमें अंशुल और नैना की तस्वीर थी। रीवा ने फौरन नमक का घेरा बनाकर आत्मा की मुक्ति के लिए अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र गूंजे, संदूक के चारों ओर हवा भारी होती गई। और फिर वो आया, राय बहादुर की आत्मा, आग में झुलसी हुई, हाथ में वही तांबे की छड़ी।
उसकी आंखों से नफरत टपक रही थी। तुम उसे नहीं ले जा सकते। तुमने उसकी हत्या की, उसकी आत्मा को कैद किया। अब वो मुक्त होगी, मैंने चिल्लाकर कहा। वो मेरी एड्स पर दाग थी। वो मेरे खून से गद्दारी कर रही थी। तुम एक पिता नहीं, एक हत्यारे हो। वो चीखा और आग की लपटों में मेरी ओर बढ़ा। मैंने फौरन नैना का लॉकेट उसकी हड्डियों पर रखा और उसी पल एक तेज रोशनी वहां से निकली, जैसे कोई आकाश की ओर उठ रहा हो। नैना की आत्मा प्रकट हुई। पापा, तुमने मुझसे जो छीना वो अब तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं जा रही हूं और अब इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर रही हूं। उसने जैसे ही रीवा का हाथ पकड़ा, दरवाजे की ओर देखा जो अब जलते हुए बंद हो रहा था। राय बहादुर की आत्मा जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर अब वो कैद हो चुका था हमेशा के लिए। कॉटेज के बाहर सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी। रीवा थकी हुई थी पर मुस्कुरा रही थी। अयान, अब वो मुक्त है। मैंने सिर झुकाया। और अब वो दरवाजा फिर कभी नहीं खुलेगा। हमने स्थानीय मंदिर में जाकर नैना की अस्थियां विसर्जित की। उसकी आत्मा ने अंतिम बार मुझसे विदा ली, एक हल्की मुस्कान के साथ। 3 हफ्ते बाद मैं दिल्ली लौट आया। केस क्लोज किया गया और मेरी रिपोर्ट को अप्राकृतिक घटना मानकर बंद कर दिया गया। पर मेरे पास अब भी वो लॉकेट है, नैना और अंशुल की तस्वीर वाला। और हिलव्यू कॉटेज अब वो एक खाली खंडहर नहीं है, बल्कि एक बंद अतीत का दरवाजा जिसे अब कोई खोल नहीं सकता। मैं डिटेक्टिव अयान मल्होत्रा हूं और ये था मेरा सबसे रहस्यमय, सबसे डरावना और सबसे भावनात्मक केस, जहां आत्मा को न्याय मिला और पाप को सजा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें